हेलो दोस्तों, सारथी क्लासेस कोटा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक पढ़ा था हमने प्रस्तावना के बारे में, दूसरा पढ़ा था संविधान सभा के, तीसरा पढ़ा था हमने अनुसूचियों। अनुसूचियों वाले वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर आने के कारण उसमें वीडियो प्रॉब्लम है, तो एक बार दोबारा अनुसूचियों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में मेनली कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में संशोधन करके टोटल अभी वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अनुसूचियाँ और अनुच्छेद दो चीज़ें होती है। एक चीज़ होती है अनुसूचियाँ, जिन्हें हम बोलते हैं शेड्यूल, और एक चीज़ होती है अनुच्छेद। इनमें डिफरेंस की बात करेंगे हम, तो अनुच्छेद में तो पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन या जानकारी अनुच्छेद में। ठीक है, और जो अनुच्छेद में जो जानकारी है उसकी जो एडिशनल, उसके अतिरिक्त जो जानकारी है वो कहाँ पर आती है? अनुसूचियों में। यानी कि अनुच्छेद से इतर जो जानकारी है वो कहाँ पर रख दी जाती है? अनुसूचियों में। जैसे हम बात करें, हमारी भाषाओं की बात करें कि संविधान किन किन भाषाओं को मान्यता देता है, तो उनसे रिलेटेड हमारे पास अनुच्छेद भी है। भाग जो हमारा 17 है वो बात करता है किसकी? भाषाओं की बात करता है, राजभाषा की बात करता है। लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया है कि कौन कौन सी भाषाएं कुछ हमारे संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। तो उस आर्टिकल में जो कि राजभाषा से संबंधित है, उनसे जो अतिरिक्त जानकारी है कि कौन कौन सी भाषाओं को संविधान मान्यता देता है, वो कौन सी अनुसूची में शामिल है? 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें हमारे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, जो कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है, तो उसमें यह बताया गया है कि भारत के स्टेट और यूटी कौन कौन से होंगे। ठीक है, किन किन को स्टेट कहेंगे, किन किन को यूटीज कहेंगे। लेकिन कितने स्टेट है, कौन कौन से स्टेट है, वो कौन सी अनुसूची में शामिल है? अनुसूची 1 में शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुसूची में यही डिफरेंस है कि जो अनुच्छेद से एडिशनल जो जानकारी है वो कहाँ पर रखी गई है? अनुसूचियों में रखी गई है। इसमें चेंज करना आसान होता है, अनुच्छेद में चेंज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। इसके लिए हमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है, जबकि अनुसूची में संशोधन के लिए मैक्सिमम अनुसूची में जरूरत नहीं पड़ती है संविधान संशोधन की। ठीक है, इसलिए इन्हें चेंज करना आसान है। ये हमारे संविधान के पिछले वाले भाग में है। ठीक है, अनुच्छेदों के बाद में हमारे अनुसूचियां मेंशन की गई है। अब देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। वैसे तो उस वीडियो में लिखी हुई तो है, एक बार हम केवल बोल के समझ लेते हैं कि कितनी अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची की बात करता है, तो इसमें बात की गई है भारत और उसके क्षेत्र की बात की गई कि कितने स्टेट है और कितने यूटीज है। तो हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम पर 28 स्टेट है और 8 यूटीज है। ठीक है, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, जिस पर हमारी केंद्र का शासन होता है। ठीक है, सीधा केंद्र का शासन होता है, केंद्र ही अपना प्रशासक वहां पर नियुक्त करती है। पहले क्या है, जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, एक राज्य था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 हमारे यूटीज बना दिए गए, 2 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। कौन कौन से? एक जम्मू कश्मीर और दूसरा बना दिया गया लद्दाख। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे 2 संघ शासित प्रदेश थे पहले, एक का नाम था दमन दीव और दूसरे का नाम था दादर नागर हवेली। ये दोनों अलग अलग थे, बाद में इन दोनों को मिलाकर एक ही संयुक्त रूप से एक ही क्या बना दिया गया? एक ही यूटी बना दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे यहाँ कितने स्टेट है? तो 8 तो स्टेट है, 8 तो यूटीज है और 28 स्टेट है। ठीक है, वापस से जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने की बात की गई है, यानी कि वापस से जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की बात चल रही है, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची संबंधित है वेतन से। ठीक है, कि किस किस की सैलरी भारत की संचित निधि से दी जाएगी। संचित निधि आप एक अकाउंट मानकर चलो, जो कि भारत सरकार का एक अकाउंट है। ठीक है, उससे किस किस को सैलरी दी जाएगी, वो पर्टिकुलर दूसरी अनुसूची में आएगी। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था प्रेसिडेंट था, स्टेट में गवर्नर था, सुप्रीम कोर्ट जज था, हाई कोर्ट जज था, लोकसभा स्पीकर था, इधर हमारे विधानसभा का स्पीकर था, अध्यक्ष साहब थे, तो ये सब उसमें था। लेकिन हमने देखा था कि उसमें पीएम शामिल नहीं था। ठीक है, पीएम और सीएम उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची बात करती है शपथ की, ओथ की बात करती है। ठीक है, किसकी बात करती है? ओथ की, शपथ की बात करती है कि किस किस के किस हिसाब से शपथ ली जाएगी। तो उसमें हमारे एमपी की शपथ है। ठीक है, एमपी अगर मिनिस्टर बन जाएगा तो फिर वो किस तरह से शपथ लेगा, उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें अलग अलग शपथ के बारे में बताया गया है। लेकिन उसमें जो शपथ शामिल नहीं है वो किसकी नहीं है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की शपथ उसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ उसमें शामिल नहीं है, उपराष्ट्रपति की शपथ उसमें शामिल नहीं है, और गवर्नर की शपथ उसमें शामिल नहीं है, गवर्नर या राज्यपाल की। ये 60 में, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 69 में वाइस प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 159 में किसकी, गवर्नर की शपथ के बारे में बताया गया है। चौथा जो अनुच्छेद बात करता है हमारे, वो बात करता है राज्यसभा सीट की, कि किसी स्टेट को कितनी राज्यसभा सीट मिलेगी। वो कौन सी अनुच्छेद बात करता है हमारा, अनुच्छेद 4। किसकी बात करता है वो, राज्यसभा सीट की। ठीक है, राज्यसभा सीट की। अगर हम राजस्थान स्पेसिफिक बात करें तो हमारे यहाँ राज्यसभा की कितनी सीट है, 10 सीट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुसूची 5 और अनुसूची 6 की। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 दोनों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। दोनों किससे संबंधित है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से दोनों संबंधित है। इसमें एटीएम को छोड़कर अन्य आ जाएंगे। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का छोड़कर जो अन्य जनजातीय क्षेत्र है वो किस में आ जाएंगे, अनुसूची 5 में। और असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम किस में आ जाएगा, अनुसूची 6 में। ठीक है, तो 5वीं और 6ठी दोनों ही अनुसूचियां किससे संबंधित है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करते हैं अनुसूची 7 की। जो अनुसूची 7 की बात है वो अनुसूची 7 किससे संबंधित है, शक्ति पृथक्करण से संबंधित है। ठीक है, कि इसमें 3 अलग अलग सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि केंद्र किन किन विषयों पर कानून बनाएगा, राज्य किन किन विषयों पर कानून बनाएगा और किन विषयों पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ताकि दोनों के मध्य टकराव नहीं हो। ठीक है, ताकि दोनों के मध्य कोई टकराव नहीं हो, इसी वजह से ये सूचियां हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट शामिल है, जैसे कि हमारी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा किसमें शामिल आ जाएगा, संघ सूची में। तो इसमें लगभग 100 सब्जेक्ट है, 100 विषय शामिल है। राज्य में पहले 66 विषय थे, जिनको कम करके 61 विषय कर दिया गया। ये इसको लेकर राज्य ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारी शक्तियों को कम किया जा रहा है। ठीक है, समवर्ती सूची, इसमें पहले 47 सब्जेक्ट शामिल थे, बाद में इनको 52 कर दिया गया। अब ये 5 जो सब्जेक्ट है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कहाँ से, राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए, क्योंकि राज्य सूची के वो जो सब्जेक्ट थे तो उनके डेवलपमेंट के लिए उतने प्रयास नहीं किए जा रहे थे। जैसे कि हम बात करें एजुकेशन, एक सब्जेक्ट कौन सा था, एजुकेशन। पहले वो स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन जैसे जैसे हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है हमें एजुकेशन में चेंज की जरूरत है, इसलिए हमने एजुकेशन को कौन सी सूची में डाला, समवर्ती सूची में डाला। अब इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, जैसे कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, राज्य करेंगे। कानून सूची तो किसने बना दी, केंद्र ने बना दी, लेकिन हम उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, राज्य करेंगे। समवर्ती सूची पर ऐसा ही है, केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन यदि केंद्र का कानून है तो राज्य उसके अगेंस्ट कानून नहीं बना सकता। अगर केंद्र का कानून नहीं है तो राज्य कानून बना सकता है। ठीक है, लेकिन उस कानून को प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो 5 सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से थे, एक तो है शिक्षा, दूसरा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन व वन्य जीव। ये जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था कि पहले ये स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों का उतना संरक्षण नहीं हो पा रहा था, उनका शिकार विकार ज्यादा हो रहा था, इस वजह से इसको कहाँ डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तीसरा है हमारी मेजरमेंट यूनिट, यानी कि जो हमारे मापतोल के जो बाट वगैरह आते हैं ये मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, इसके अलावा फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, और जो लोअर जुडिशियरी है, जो हमारी जिला स्तरीय अदालत है या जो अधीनस्थ न्यायालय, उनका प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो केवल हिंदी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, हमें अंग्रेजी शब्द भी साथ के साथ ध्यान रखना है, क्योंकि अंग्रेजी शब्दों को ध्यान रखना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो ये होगी हमारी 7वीं अनुसूची। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हमारी बात करती है भाषाओं की, कि किन किन भाषाओं को हमारे संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। तो ऐसी मूल रूप से हमारे पास 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास 22 भाषाएं ऐसी है जिनको संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। इसमें यह ध्यान रखना है कि हमारी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक भाषा का मान्यता नहीं मिली हुई है। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजी को भी संवैधानिक भाषा का मान्यता नहीं मिली हुई है। अनुसूची 8 देख लो, अनुसूची 8 ये बात करती है संवैधानिक भाषाओं की, संवैधानिक भाषाओं की बात करती है। ठीक है, अनुसूची 8 जो है संवैधानिक भाषाओं की, मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी।
बाद में 21वें संविधान संशोधन, सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन किया गया, इसके द्वारा सिंधी ऐड की गई। 72वां संविधान संशोधन किया गया, इसके द्वारा हमारा जो है कोंकणी, जो कि गोवा के आसपास के एरिया में बोली जाती है, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का मान्यता मिली, ठीक है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 और भाषाओं को मान्यता मिली, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। डोगरी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि क्या हमारी संवैधानिक भाषाओं में अंग्रेजी शामिल है क्या? तो अंग्रेजी शामिल नहीं है, संविधान ने अंग्रेजी को मान्यता नहीं दी गई है। जब भारत का एकीकरण हो रहा था तो नॉर्थ इंडियन स्टेट जहाँ हिंदी भाषी है, साउथ इंडियन स्टेट जहाँ पर उनकी अलग अलग रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है। तो अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो, तो उनके कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को मान्यता दी गई थी 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। बाद में इसको टाइम टू टाइम बढ़ा दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये साउथ के जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं उनका कंसर्न है, इसलिए हमने अंग्रेजी को आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन इसको संविधान द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। अब नेपाली जैसे हम मान के चलेंगे कि ये फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन इसको भी हमारे संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि नेपाली को संवैधानिक भाषा की मान्यता मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है। तो नेपाली को संवैधानिक भाषा की मान्यता मिली हुई है, अंग्रेजी को नहीं मिली हुई है, ठीक है। तो ये है हमारी 8वीं अनुसूची जो कि बात करता है संवैधानिक भाषाओं की, ठीक है। अभी कितनी भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक भाषा की मान्यता मिली हुई है? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। और पूछ ले क्या मूल रूप से 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा की मान्यता मिली हुई है? तो नहीं, पहले मूल रूप से केवल 14 भाषाओं को ही संविधान द्वारा मान्यता दी गई थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 कैसे संबंधित है? देखो, हमारे संविधान की जो व्याख्या, हमारे संविधान के 3 पिलर है मेनली। एक है विधायिका का काम है कानून बनाना। विधायिका जो कानून बनाएगी उसको इम्प्लीमेंट यानी कि उसका क्रियान्वयन का काम है कार्यपालिका का, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट या गवर्नमेंट, ठीक है। विधायिका संसद, और फिर है हमारी न्यायपालिका या जुडिशियरी, जिसको आप मूल रूप से बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो विधायिका कानून बनाएगी, किसके अनुसार कानून बनाएगी? हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कानून बनाएगी, ठीक है। उसको क्रियान्वयन कौन करेगा? कार्यपालिका या हमारी गवर्नमेंट, जैसे मोदी गवर्नमेंट। अब संसद ने बना दिया कानून, ठीक है, संसद ने बना दिया कानून, उसको क्रियान्वयन किसने किया? कार्यपालिका। अब यहां पर बैठी है कौन? न्यायपालिका, या जिसको हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब न्यायपालिका का काम क्या है? ये देखना कि जो संसद ने जो कानून बनाया है वह संविधान के अनुसार है कि नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका का क्या काम है कि जो कानून बनाया गया है वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर संविधान के अनुसार है तो उसको ओके कर देती है, और संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको खारिज कर देती है। तो हर कानून जिन पर थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है वो कहाँ से पास होकर जाता है? सुप्रीम कोर्ट से पास होकर जाता है, क्योंकि हमारी संविधान की जो इंटरप्रिटेशन है यानी कि जो व्याख्या का जो अधिकार है वो किसको मिला हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, ठीक है। तो अब इस चीज को रोकने के लिए भाई कानून बनाया है संसद के द्वारा, कहाँ जाएगा? न्यायपालिका के पास। वो देखेगी कि भाई ये संविधान के अनुसार है या नहीं है। संविधान के अनुसार हो गया तो उसको ओके कर देगी, और नहीं होगा तो उसको हटा देगी या खत्म कर देगी। तो इसको रोकने के लिए संसद ने एक अनुसूची बनाई, 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। इसके द्वारा ये किया गया इसके द्वारा कि कोई भी कानून जो इसने बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि वो कानून न्यायपालिका के पास नहीं जाएगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है कि वो कानून न्यायपालिका के पास होकर नहीं जाएगा। इसके लिए संविधान की 9वीं अनुसूची लाई गई थी, ठीक है। 9वीं अनुसूची ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई थी, लेकिन बाद में फिर एक कोहिलो केस होता है 2007 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू तो क्या है? संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचा का मतलब है जैसे कि आपकी कोई मकान ले लीजिए, मूल ढांचे के मतलब है उसकी नींव, उसकी जो नींव है, ये मकान है तो इसकी जो नींव है ये है मूल ढांचा। इसके ऊपर आप इमारत कैसी भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसी मूल ढांचे को सुप्रीम कोर्ट ने इस मूल ढांचे के तहत क्या कहा है? ये है हमारा संविधान, ठीक है। ये तो है मूल ढांचा और इसके ऊपर है संविधान, ठीक है। तो वो कहता है कि इसमें कुछ भी चेंज कर दो। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि इस ऊपर के ढांचे में आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये मूल ढांचा, ये नींव क्या है, चेंज नहीं होनी चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि जो कानून न्यायपालिका के पास जाएगा वो क्या है, इस मूल ढांचे में, और इस मूल ढांचे के साथ चेंज नहीं हो सकता। तो उसने ये नवी अनुसूची में एक प्रावधान कर दिया कि 24 अप्रैल 1973, इसी दिन को क्यों चुना, क्योंकि इसी दिन मूल ढांचे का ये जो है कंसेप्ट आया था। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे मूल ढांचा। तो इसके पहले के कानूनों का तो क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जो नवी अनुसूची के कानून है, लेकिन इसके बाद के कानूनों का जुडिशियल रिव्यू होगा। ये है नवी अनुसूची। 10वीं अनुसूची हमारी बात करती है दल बदल का। पहले क्या था, कोई भी जो विधायक है या सांसद है वो तुरंत अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। इससे क्या हो जाती थी, सरकार गिर जाया करती थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इसमें क्या होता है, पैसों की बहुत खरीद फरोख्त होती है, इधर से पैसा उधर गया, उधर से बहुत ज़्यादा काला धन या ब्लैक मनी जनरेट होता था। ठीक है, ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची लाई गई, जिसको कहते हैं हम दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये लाई गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान है कि जैसे कोई भी जैसे एमपी ले लो या एमएलए ले लो, वो जिस भी पार्टी से चुनकर आएगा, वो जब तक उसका टेन्योर, उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता, वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अगर वो पार्टी चेंज करेगा तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे किसी भी एमएलए को ले लो, जैसे कि दारीवाल कांग्रेस का, अगर ये बीजेपी में चला जाता है, इसके 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले, तो दारीवाल की जो एमएलएशिप है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या प्रावधान है इसमें दल बदल कानून में, दूसरा प्रावधान ये है कि हर पार्टी अपना एक विप जारी करती है। विप का मतलब है कोई मुखिया, उस मुखिया की बात मानना सभी लोगों के लिए जरूरी है। वो कहाँ पर रहता है, विधानसभा में या संसद में। जैसे कि बीजेपी का कोई बिठा दिया या कांग्रेस का कोई बिठा दिया, उसने कहा कि कोई भी मुद्दा है तो सभी इस पक्ष में वोट देंगे। ठीक है, अगर कोई उसके अगेंस्ट वोट देता है तो वो भी इस कानून के तहत क्या माना जाता है, दोषी माना जाता है। ठीक है, अगर पार्टी 15 दिन के अंदर अंदर उसको माफ नहीं करती है तो उसकी भी सदस्यता रद्द मान ली जाती है, रद्द कर दी जाती है। ठीक है, जैसे दारीवाल को कांग्रेस ने कह दिया कि भाई ऐसे वोट देना है, दारीवाल ने वैसे वोट नहीं दे के अपनी मर्जी से वोट दे दिया, और पार्टी जैसे कांग्रेस ने इसको 15 दिन में माफ नहीं किया, तो इसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। ठीक है, अगला तीसरा प्रोविजन हम देखते हैं, निर्दलीय मेंबर को सब जानते हैं। तो निर्दलीय मेंबर जो है, जैसे कोई भी निर्दलीय मेंबर है, वो ना तो बीजेपी को ज्वाइन कर सकता, ना कांग्रेस को, यानी कि किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन वो सपोर्ट दे सकता है। ठीक है, उसकी मदद से ये सरकार बना सकते हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान में 200 सीट, ठीक है, 100 सीटें आ गई, एक सीट कम पड़ रही है, एक निर्दलीय आकर अपना सपोर्ट दे देगा, और ये फिर क्या बना लेंगे, सरकार बना लेंगे। लेकिन वो कांग्रेस या जिस भी पार्टी की 100 सीटें आई है उसमें जाके मिल नहीं सकता। ठीक है, केवल सपोर्ट दे सकता है। चौथा प्रोविजन आता है नॉमिनेट मेंबर का। नॉमिनेट मेंबर क्या होते हैं, जैसे कि हमारी राज्यसभा में जो है प्रेसिडेंट 12 मेंबरों को नॉमिनेट कर सकता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया, एक आध बार अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो नॉमिनेट मेंबर है, ये 6 महीने के अंदर अंदर इनकी जो मर्जी है उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं, 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो इनकी भी सदस्यता रद्द मान ली जाएगी। फिर इसी में एक संविधान संशोधन हुआ, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसमें क्या निर्णय लिया गया, उसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर 2/3 मेंबर, जैसे कि किसी पार्टी में 99 सदस्य, कितने सदस्य हैं, 99 सदस्य हैं, अगर ये 99 सदस्य के 2/3 सदस्य यानी कि 66 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाते हैं, तो फिर ये कानून लागू नहीं होगा, यानी कि उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। अगर 2/3 मेंबर से ज़्यादा जाकर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं मानी जाएगी। अब इस कानून में जो मेन निर्णय है वो कौन करता है, जो कि मेन कुर्सी पर बैठा रहता है। जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष मान लो, राज्यसभा में जो सभापति होता है, लोकसभा में अध्यक्ष जैसे बिरला जी होगा। तो अगर दल बदल में लोकसभा का कोई मसला आता है इस कानून का संबंधित, को उसका निर्णय कौन करेंगे, बिरला जी करेंगे। ठीक है, अब बिरला जी करेंगे तो बिरला जी ने क्या निर्णय दिया है, वो मानेंगे कि भाई ये हाँ, ये इसको जो डिबार किया है या इसकी जो सदस्यता रद्द की है वो सही है या गलत है। ठीक है,
तो अब इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो 1993 से पहले इनके निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन 1993 के बाद एक केस आया कीहोतो लोन केस। उसमें यह निर्णय किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसके द्वारा जैसे बिरला जी जो भी निर्णय लेंगे उनका क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू हम समझ के आए हैं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू किसमें शामिल है, मूल ढांचे में शामिल है। ठीक है, तो यह है हमारी 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची बात करती है हमारी पंचायत की, और 12वीं अनुसूची बात करती है हमारे नगरीय निकायों की, नगर पालिका नगर परिषद की। तो जो 11वीं अनुसूची है वो शामिल की गई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जो 12वीं अनुसूची है वो किसके द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल की गई है। 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट है और 12वीं अनुसूची में हमारे 18 सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे जब हम पंचायत और नगरीय निकाय पढ़ेंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी 12 की 12 अनुसूची। अब इसके बाद हम देखेंगे संविधान के भाग, कि संविधान में कितने भाग हैं, कौन कौन से आर्टिकल उसमें शामिल है, और फिर उनको सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे संविधान, ये एक संविधान का ओवरव्यू है। ओवरव्यू का मतलब है मोटा मोटा आइडिया कि संविधान है क्या, कौन कौन से आर्टिकल है, कौन कौन से आर्टिकल किस किस में शामिल है, वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाग। तो ओरिजिनली हमारे संविधान में 22 भाग है, लेकिन अभी कितने भाग है, 25 भाग है। ठीक है, यहाँ पे भाग, यहाँ पर उसका नाम, और यहाँ पर अनुच्छेद। तो जो हमारा भाग 1 है, भाग 1, इसका नाम है भारत और उसका राज्य क्षेत्र। भारत और उसका क्षेत्र। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक शामिल है। ठीक है, पहला भाग कौन सा है, भारत और उसका क्षेत्र, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, कि भारत के अंदर अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, तो इसकी बात की जाएगी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। ठीक है भाई, सबसे पहले आएगा तो हम बात करेंगे कि भारत है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान बनाया है किसका, भारत का। तो भारत है क्या, भारत में क्या कौन कौन सी चीजें आती है, ये सब हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में शामिल की। ठीक है, उसके बाद आती है नागरिकता, कि भाई देश तो हो गया, अब इसके नागरिक कौन कौन होंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रोविजन किसके बारे में आया, नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में। ये है हमारे 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें आएगा भाग 2 में नागरिकता से संबंधित। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे भाग 3, जो कि बात करता है मूल अधिकारों की। किसकी बात करता है, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट। मूल क्यों कहा है इसको, मूल इसलिए कहा है कि ये हमारे नागरिकों के बेसिक से जो बेसिक डेवलपमेंट है उसके लिए जरूरी है, इसलिए इनको क्या कहा है, मूल अधिकार। और हमारा संविधान इसको गारंटी भी देता है। ठीक है, अगर इसका उल्लंघन होता है इन कानूनों का तो सीधा व्यक्ति कहाँ पर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको। तो ये कहाँ से कहाँ तक ही, ये हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में इन्हें शामिल किया गया है। इसके बाद आता है हमारे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि जब राज्य कोई नीति बनाए, कोई कानून बनाए, तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो कहाँ पर बताया गया है, भाग 4 में बताया है। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल शामिल है, तो इसमें शामिल है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। आपको ये ध्यान रखना है, ये सब आर्टिकल ध्यान रखने और भाग ध्यान रखने, ताकि एक आइडिया लग जाएगा। बहुत सी बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है, या संविधान के कौन से भाग में शामिल है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में शामिल है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इनको मेंशन किया गया है। इसके बाद भाग 4A, इसमें शामिल है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, और ये है 51A में। ये भाग नया जोड़ा गया है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये कब जोड़ा गया है, नया जोड़ा गया है। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। भाई आपने राज्य को तो बता दिया कि भाई राज्य को क्या करना है, अब नागरिकों को भी तो बताओ भाई नागरिकों को क्या क्या करना है। तो नागरिकों के कर्तव्य कहाँ बताए गए हैं, भाग 4A में। ठीक है, 51A आर्टिकल है, भाग 4 है, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, लिखो
ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, तो 5 भाग हो गए, ये 1 भाग नया जोड़ा गया है। इसके बाद भाग 5। भाग 5 बात करता है हमारे यूनियन की या संघ की। संघ से मतलब है भारत से, ठीक है, संघ से मतलब क्या है, भारत से मतलब है यहाँ पर। तो संघ में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब चीज़ें, उपराष्ट्रपति, ये सब चीज़ें कहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें संघ में पढ़ेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कहाँ पर पढ़ेंगे, संघ में पढ़ेंगे। तो 51 हो गया था, तो यहाँ पर आता है 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, इसमें सब आ जाएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें, संसद वगैरह, ये सब। अब ये तो बात कर दिया संघ की, यानी कि केंद्र की बात कर दी। अब बात करेंगे राज्य की। केंद्र के बाद किसकी बात करेंगे, राज्य की। तो राज्य आएगा अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। यहाँ पर केंद्र के बारे में जो जो चीज़ें पढ़ेंगे हम, जैसे केंद्र की संसद, यहाँ पर राज्य की विधानसभा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा, यहाँ पर पढ़ेंगे हम क्या नाम से, प्रेसिडेंट के बारे में, यहाँ पर पढ़ेंगे हम गवर्नर या राज्यपाल के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। सातवां, इसको ऐसे खाली ये हटा दिया गया है। ठीक है, भाग 7 क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, ये अनुच्छेद 238। इसके बाद आता है भाग 8। ठीक है, इसके बाद आ जाता है भाग 8। संघ हो गया, राज्य हो गया, अब आ जाते हैं यूटी या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें आप बोलते हैं यूटी या यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये आ जाते हैं अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक। ठीक है, अब हमारा आता है भाग 9। ठीक है, ये भाग 9 को भी बाद में ही जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। भाग 9 में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, एक तो है पंचायत। ठीक है, क्या शामिल है, पंचायत। पंचायत है आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, MNO वैसे वाला ओ है। ठीक है, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ, ABCD वाला ओ है। ठीक है, पंचायत, इसको कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसके द्वारा हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद भाग 9A। ठीक है, ये तो भाग 9 हो गया। अब भाग 9, इसमें बात करेंगे हम नगरीय निकायों की। किसकी बात करेंगे, नगरीय निकायों की। इसको जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसके द्वारा हमने 12वीं अनुसूची भी जोड़ी है। ठीक है, तो 9वां भी नया जोड़ा है, 9th ए भी नया जोड़ा है। ठीक है, ये बात करेगा नगरीय निकायों की, नगर पालिका, नगर निगम, इनकी। ठीक है, तो इसको शामिल किया गया है 243 MNO, ओ के बाद में क्या आएगा, P। तो 243 P से लेकर 243 ZG तक। ठीक है, 243 P से लेकर 243 ZG तक। ठीक है, जेड तक नंबर पूरा हो गया, उसके बाद फिर आगे से नंबर। ठीक है, तो 243 P से लेकर 243 ZG तक, ये तो बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो 9th ए नया जोड़ा है, 9 नया जोड़ा है, 4th ए नया जोड़ा है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। एक और भाग आता है 9th B, ये भी नया जोड़ा है, इसको जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये सबसे नवीनतम भाग है जो हमारा जोड़ा गया है, जिसको जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें आता है हमारी सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव्स, सहकारी संस्थाएं। और ये आता है 243 ZH से लेकर 243 ZT तक। ठीक है, तो ये है हमारे नए भाग। 4th हमने पहले देख लिया था, और 3 नए भाग ये जोड़े। एक भाग हटा दिया गया था, कौन सा, 7वां। ठीक है, तो ये लिखो। ठीक है, तो ये तीनों भाग नए जोड़े, 9th ए और 9th B। 9 जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 9th ए जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 9th B जोड़ा गया है सबसे नवीनतम 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, 9th B।
अब बात करेंगे हम भाग 10 की। भाग 10 बात करता है हमारे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से बात करता है, ठीक है। जनजातीय ट्राइबल एरियो के एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा उनसे रिलेटेड भाग कौन सा है, 10वां है। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 भी किससे संबंधित थी, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से ही संबंधित थी। इसमें अनुसूची 6 में कौन कौन से 4 राज्य थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है। इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, 244 और 244A, ठीक है। इसके बाद भाग 11 और भाग 12 ये बात करता है केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के बारे में, ठीक है। केंद्र और राज्य के मध्य किस प्रकार के संबंध होंगे वो देखते हैं। केंद्र व राज्य के मध्य संबंध, राज्य के मध्य संबंध। एक तो भाग 11 और एक भाग 12। भाग 11 में भी 2 चीजें आती है, एक तो है विधायी संबंध, एक है प्रशासनिक संबंध, और यहां पर बात आती है वित्तीय संबंधों की, ठीक है। ये तो बात है विधायी संबंधों की, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और ये फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है। तो इसमें जो अनुच्छेद आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 245 से लेकर 255 तक, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद आएंगे 256 से लेकर 263 तक, और यहाँ पर आएंगे 264 से लेकर 300A तक, ठीक है। 300A राइट टू प्रॉपर्टी, पहले ये एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाकर अब क्या बना दिया गया है, केवल एक संवैधानिक अधिकार। ये अब हमारा मूल अधिकार नहीं रहा। जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है केंद्र व राज्य के मध्य संबंध, भाग 11 और भाग 12। भाग 11 बात करता है विधायी और प्रशासनिक संबंधों की, और भाग 12 बात करता है वित्तीय संबंधों की, ठीक है। इसमें देखेंगे हम, इसमें ही आएगा कि भाई केंद्र किन किन सूची पर कानून बना सकता है, कौन कौन से दिशा निर्देश राज्य को दे सकता है, ये सब कहाँ पर आएंगे, भाग 11 और भाग 12 में, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से फंड राज्य को देता है ये सब आएंगे, ठीक है। लिखो, ठीक है। तो भाग 10, भाग 11, भाग 12 हम देख चुके हैं। भाग 11 और भाग 12 जो है केंद्र व राज्य संबंधों के बारे में बातचीत करता है। भाग 12 भी लगभग केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक वित्तीय संबंधों जैसा ही है कुछ कुछ। भाग नाम अनुच्छेद, ठीक है। भाग 13, भाग 13 है अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य व समागम। अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, समागम, ठीक है। एक दूसरे राज्य के मध्य जो व्यापार होता है उससे रिलेटेड है। जो ट्रांसपोर्टेशन का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है उससे रिलेटेड आर्टिकल है 13, ठीक है। एक राज्य दूसरे राज्य को मना नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ऐसा किया जाता है तो केंद्र उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है, यानी कि ये भी प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन का एक ग्राउंड बनता है। आगे हम देखेंगे, ठीक है। 301 से लेकर 307 तक, ठीक है। इसके बाद आता है भाग 14। भाग 14 बात करता है केंद्र व राज्य की सेवाओं की, केंद्र व राज्य की सेवाओं की या सर्विसेज की। जो आरएस है, आईएएस है, उस किस में आता है, भाग 14 में आता है, केंद्र व राज्य की सेवाओं की। आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक, ठीक है। इसमें 2 तरह की सर्विसेज आएंगी। एक तो आएगी ऑल इंडिया सर्विस, जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ठीक है। और दूसरी आएगी जो केंद्र और राज्य के अंदर सामान्य सर्विसेज है, ठीक है। वो दोनों कहाँ पर आएगी, भाग 14 में, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। इसमें एक और आर्टिकल जो नया जोड़ा गया था 14A, ये भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो एक हटाया था, 4 नए जोड़ दिए गए। एक तो 9th A, 9th B, एक 4th A और एक 14th A, ठीक है। ये बात करता है ट्राइब्यूनल की बात करता है। ट्रिब्यूनल, पता नहीं
हिंदी में न्यायाधिकरण ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूनल की बात करता है भाग 14A। इसमें आता है आर्टिकल 324 एंड आर्टिकल 324A, सॉरी 323A और 323B, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 323A और 323B ये इसमें आता है, ठीक है। केंद्र व राज्य के संबंधों में 308 से 323, ट्रिब्यूनल में आता है 323A और 323B, ठीक है। जो 323A वो केंद्र की सर्विसेज से रिलेटेड के ट्राइब्यूनल होंगे जो अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है भाग 15। भाग 15 बात करता है इलेक्शन की। किसकी बात करता है? इलेक्शन की, जिसमें हम देखेंगे केंद्र निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। कौन कौन से हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसमें कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सब इसमें आएगा। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भाग 16 की। भाग 16 बात करता है SC/ST से रिलेटेड प्रोविजन के बारे में, ठीक है। SC/ST से रिलेटेड प्रोविजन के बारे में यह आएगा 330 से लेकर 342 तक, ठीक है। इसके बाद आता है भाग 17 जो कि बात करता है राजभाषा की, ऑफिशियल लैंग्वेज की, यानी कि भाषा से संबंधित भाग है भाग 17। यह है आर्टिकल 343 से लेकर 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। इसके बाद आता है भाग 18 जो कि बात करता है इमरजेंसी प्रोविजन की, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो किस में आएगा? इमरजेंसी प्रोविजन में, आपातकालीन प्रोविजन। भाग 18 है और आर्टिकल है 352 से लेकर 360 तक, ठीक है। आर्टिकल है 352 से लेकर 360 तक, ये लिखो। ठीक है, तो ये भाग 18 तक हमने देख लिया। भाग 18 बात करता है इमरजेंसी प्रोविजन की, यानी कि आपातकाल में कौन कौन से प्रोविजन है उनकी बात करेंगे हम। राष्ट्रीय आपातकाल, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंस इमरजेंसी, इन सब की बात करेंगे। भाग 19 बात करता है मिसलेनियस की। मिसलेनियस प्रकीर्णन कहते हैं इसको, प्रकीर्ण, हिंदी में कहते हैं प्रकीर्ण। कोई स्पेशल नाम नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा प्रोविजन होंगे वो यहाँ पे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। यह है अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक, ठीक है। इसके बाद भाग 20 इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है संविधान संशोधन की। किसकी बात करता है? संविधान संशोधन की। अनुच्छेद 368, बार बार आएगा ये अनुच्छेद 368। सीधा पूछ लेगा कि भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन है वो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो 368 के तहत। भाग कौन से में? भाग 20 में, ठीक है। फिर आता है भाग 21। भाग 21 में है टेम्पररी प्रोविजन। टेम्पररी का मतलब है इनको अस्थायी रूप से शामिल किया है, बाद में इनको हटाना था। वो सारे प्रोविजन कहाँ पर कर दिए? टेम्पररी प्रोविजन में। क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमें रियासतों को मिलाना था, तो उनके लिए हमने कई सारे प्रोविजन किए थे ताकि वो हमारे देश में मिल सके, या दूसरे स्टेट जहाँ की कुछ एडिशनल डाइवर्सिटी थी, एडिशनल कल्चर था, उनके लिए हमने टेम्पररी प्रोविजन कर दिए गए। बाद में इन सब प्रोविजन को क्या करना था? हटाना था। जैसे कि जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370, उसका प्रोविजन भी कहाँ किया गया था? टेम्पररी प्रोविजन में, यानी कि इसको बाद में हटाना ही था, ठीक है। तो टेम्पररी प्रोविजन यहाँ पर किया गया था। इसमें आता है 369 से 392 तक, ठीक है। 369 से लेकर 392। जो जम्मू कश्मीर वाला अनुच्छेद 370 है वो भी यहीं पर आता है, यानी कि इस अनुच्छेद को भी इसीलिए डाला गया था ताकि बाद में उसको हटाया जा सके, इसीलिए वहाँ उसको कहाँ पर डाला था? टेम्पररी प्रोविजन में, ठीक है। अब लास्ट वाला भाग 22, इसमें कुछ नहीं, हमारे संविधान का हिंदी अनुवाद वगैरह के बारे में बात की गई है, कुछ भी नहीं है इसमें। 393 से लेकर 395 तक
अभी लगभग 470 आर्टिकल हो चुके हैं, ठीक है। लगभग कितने आर्टिकल हो चुके हैं अभी तक? 470 के लगभग आर्टिकल। तो ये है हमारे संविधान का एक ओवरव्यू, ठीक है। 22 भाग है, ये भाग आपको ध्यान रखने, इनको डेली देखना है ताकि आर्टिकल याद हो जाएं आपको कहाँ से कहाँ तक। इसके अलावा जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे संविधान के भाग 22। आज हमने संविधान की अनुसूचियों के बारे में बेसिक सी जानकारी ली और उसके बारे में हमारे संविधान का ओवरव्यू लिया। कल से हम पढ़ेंगे भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, भाग 1, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन से यूटीज़ है, ठीक है। उनसे रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज़ है, नए राज्य का गठन कैसे होता है, ठीक है। उसके क्या क्या प्रावधान है, कैसे बिल होता है, कैसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कल। संविधान का भाग 1, भारत और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। धन्यवाद। इन्हें तो रोक दो, अब वो भाग 1 पढ़ लेगा, मतलब 2-2 करेंगे। हाँ इन्हें लग डालेंगे, लग डालेंगे। हाँ 420 है ना, 470 हो गया अब लगभग। उनमें शामिल कोई नहीं है अलग से, जैसे जैसे संशोधन हो या नया आर्टिकल ऐड हो या मैं सोच रहा था 95 अब 70 है।